नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर ईडी ने समन जारी किया है। उनको 3 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। बता दें, इससे पहले भी केजरीवाल को 2 बार समन जारी किया जा चुका है। हालांकि वो दोनों बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। पहली बार वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए चले गए थे और दूसरी बार विपक्षना के लिए चले गए हैं। अब तीसरी बार वो क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को घोषणा की है कि उनकी सरकार राज्य में हिजाब पर बैन वापस ले लेगी। बता दें, इससे पहले कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया था। इसके खिलाफ याचिकाएं दायर होने के बाद मई 2022 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। इंडिया गठबंधन के बाद नीतीश कुमार की नाराजगी पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नाराजगी की खबरों को खंडन किया है। उन्होंने कहा कि एक बात समझ लीजिए कि बहुत ही फलदायक बैठक हुई है और जब भी अच्छी बैठक होती है, एक तय मानसिकता वाली मीडिया उल्टी खबरें चलाती है तो इसका मतलब समझ जाना है कि बैठक अच्छी हुई है। कुछ लोगों को ये चीजें पच नहीं रही हैं। हम सभी लोग वहीं थे। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक है, तो इसे भी उन्होंने अफवाह बताया। उन्होंने कहा, कोई नाराजगी नहीं है, हम लोग एकदम मजबूती से एक साथ हैं। मजबूती के साथ यही निर्णय हुआ है कि भाजपा को हराना है और हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। इंडिया गठबंधन का पीएम फेस बनाने की बात करने वाले जदयू ने अब लगता है रणनीति बदल ली है। सूत्रों के मुताबिक जदयू ने अपने नेताओं से नीतीश को पीएम चेहरे के रूप में पेश करने या ऐसा सुझाव देने वाला कोई पोस्टर नहीं लगाने को कहा है। पार्टी नेताओं से कहा गया है कि ये अब केंद्र की नीतियों, पीएम मोदी और बिहार के साथ अन्याय आदि मुद्दों पर ज्यादा फोकस करें। इंडिया गठबंधन को लेकर कोई गलत बयानी ना करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार शाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संपर्क करने की कोशिश की। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि राहुल की जेडीयू प्रमुख से बात नहीं हो सकी। बाद में जब नीतीश कुमार का फोन आया तो राहुल बिजी थे। अब दोनों की बातचीत शुक्रवार या किसी भी समय शनिवार को हो सकती है, लेकिन कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार से बात की है। राहुल गांधी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बात की। इन सारे प्रयासों को इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने की कोशिश बताया जा रहा है। वहीं जदयू ने 29 सितंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। इस बैठक में 2024 चुनाव का रोड मैप, सीट बंटवारे, अभियान और रैलियों के अलावा जाति सर्वेक्षण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी। नीतीश कई राज्यों का दौरा भी करने जा रहे हैं, जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड प्रमुख हैं। यहाँ होने वाली यात्राओं की पार्टी समीक्षा भी करेगी। पहलवान बजरंग पूनिया ने अब धमाका किया है। उन्होंने पीएम मोदी को पद्मश्री पुरस्कार लौटाने का फैसला किया है। उन्होंने इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा है और फिर कर्तव्य पथ के पास प्रधानमंत्री कार्यालय के नजदीक पुलिस को सौंप दिया। ब्रजभूषण के वफादार के चुनाव जीतने के बाद साक्षी मलिक के बाद ये दूसरा धमाका है। साक्षी ने भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव में ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह के जीतने से दुखी होकर कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया था। बजरंग पूनिया ने ट्विटर पर पीएम मोदी के नाम लिखे खत को जारी किया है और कहा है, ये मेरा बयान है। इसमें उन्होंने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न के लगे आरोपों से लेकर महिला पहलवानों के प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस द्वारा उनको खदेड़े जाने जैसे मामलों का जिक्र किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पहलवानों को लेकर कहा है कि बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ियों का अपमान सिर्फ उनका नहीं, पूरे देश का अपमान है। दुनिया में भारत का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का अपनी ही सरकार के सामने इस तरह बेबस होना शर्मनाक है। प्रधानमंत्री को कम से कम इस मामले में अपना अहंकार त्याग कर देश को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों को न्याय का भरोसा दिलाना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री और भाजपा यौन शोषण के आरोपियों के साथ हैं। देश अपने चैंपियंस के साथ खड़ा हुआ है। पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। उनका वीडियो भी सामने आ गया है। कांग्रेस ने बताया है कि मोदी सरकार में अत्याचार झेल रहे देश के होनहार पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया से मिलने प्रियंका गांधी उनके घर पहुंची। मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा, मैं यहाँ एक औरत होने के नाते आई थी। बता दें, पूनिया और साक्षी मलिक की ये मुलाकात साक्षी मलिक के द्वारा कुश्ती छोड़ने के ऐलान के बाद और बजरंग पूनिया के द्वारा पद्मश्री लौटाने के बाद हुई है। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव के नतीजे के बाद पहलवान खुश नहीं हैं। साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया और बजरंग पूनिया ने पद्मश्री लौटाने का ऐलान कर दिया। अब इसको लेकर खेल मंत्रालय ने कहा है, ये पूनिया का निजी फैसला है, लेकिन फिर भी उन्हें इस पर फिर से सोचने को कहा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक खेल मंत्रालय ने कहा कि WFI का चुनाव निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है। वहीं बजरंग पूनिया ने कहा कि हम बहनों बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन मैं उन्हें सम्मान नहीं दिला पाया, इसलिए मैंने यहाँ गेट पर अपना मेडल रख दिया है। पहलवान विनेश फोगाट ने बजरंग पूनिया के ट्वीट को रीट्वीट कर लिखा है, किसी खिलाड़ी के मरने पर रोने का इंतजार करना अभी
आपका नया भारत देश मुबारक हो, महिलाओं के सम्मान में। बजरंग पूनिया के द्वारा पद्मश्री लौटाने के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी सरकार की ये कैसी नीति व राजनीति है। देश का दुर्भाग्य है कि देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी, पहलवान बेटे व बेटियां मेडल वापसी को मजबूर हैं और यौन शोषण के आरोपी सत्ता के संरक्षण में ठाके लगा रहे हैं। उन्होंने बजरंग पूनिया को टैग कर लिखा है, याद रखें, सत्ता की ताकत की दबिश के खिलाफ लाखों आवाजें उठेंगी, लड़ेंगी और तब तक संघर्ष करेंगे जब तक न्याय न मिले। पहलवान बजरंग पूनिया के पद्मश्री लौटाने वाले ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है, प्रधानमंत्री जी कीजिए थोड़ी हेडलाइन मैनेजमेंट या फिर चुप्पी तोड़िए। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा है, इससे दुखद क्या होगा, देश का मान बढ़ाने वाले पहलवान बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री सम्मान प्रधानमंत्री आवास के बाहर फुटपाथ पर रख दिया। बजरंग पूनिया का कहना है कि मोदी सरकार ने उन्हें झूठे आश्वासन दिए, जब प्रदर्शन किया तो उन्हें परेशान किया, प्रदर्शन स्थल को तहस नहस कर दिया। आज मोदी सरकार के अत्याचार से मजबूर होकर बजरंग पूनिया को यह कदम उठाना पड़ा, शर्मनाक है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के बड़े नेता और सांसद जंतर मंतर पहुंचे, जिसमें कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सीपीएम के सीताराम येचुरी, एनसीपी के शरद पवार, सीपीआई के डी राजा समेत विभिन्न दलों के कई दर्जन सांसद मौजूद रहे। मुंबई, गोवा, कोलकाता, पटना, लखनऊ के अलावा भी कई शहरों में विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किए हैं। इसमें विपक्ष की आवाज बंद करने के लिए केंद्र सरकार की निंदा की गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारत में लोकतंत्र भाजपा सरकार के तहत खतरे में है। खड़गे ने अपने संबोधन की शुरुआत इंडिया गठबंधन के लक्ष्यों पर सवाल उठाते हुए की। उन्होंने कहा, गठबंधन इसलिए हुआ क्योंकि मोदी और शाह इस देश में लोकतंत्र को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। जंतर मंतर पर राहुल गांधी ने कहा कि लगभग 150 सांसदों को संसद से निकालकर सरकार ने देश के 60% लोगों को चुप करा दिया है। बीजेपी जितनी घृणा फैलाएगी, इंडिया गठबंधन के दल उतना ही प्यार और भाईचारा फैलाएंगे। राहुल गांधी ने मीडिया की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जरूर कहा कि मैंने फोटो खींची, पर इस पर किसी ने बात नहीं की कि असल मुद्दे क्या थे। असल मुद्दा बेरोजगारी का है, जिस पर बात नहीं हुई। राहुल गांधी ने कहा कि देश भर में भयंकर बेरोजगारी है और युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। मैंने किसी से कहा कि एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ और पता करो कि हिंदुस्तान के जो युवा हैं वो मोबाइल पर दिन में कितना घंटा बिताते हैं। ये भी छोटे शहर में पता कराया। मैं हैरान रह गया कि 7.5 घंटे युवा एक दिन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर रहते हैं। यानी मोदी सरकार में हिंदुस्तान का युवा 7.5 घंटे फोन पर रहता है, क्योंकि मोदी जी ने उसे रोजगार नहीं दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की रणनीति लगभग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दी है। कांग्रेस और इंडिया को ओबीसी का वोट तो चाहिए ही, साथ में दलित समाज को भी अपने पाले में लाना है। इसको ध्यान में रखते हुए खड़गे ने जंतर मंतर से एक बयान में कह दिया कि मेरी जाति के कारण मेरा अपमान किया जा रहा है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि खड़गे मिमिक्री कांड का जिक्र कर रहे थे। उनका मानना था कि जगदीप धनखड़ को अपने अपमान को जाट अपमान के साथ नहीं जोड़ना चाहिए था। उनका तर्क रहा कि वो भी दलित समाज से आते हैं और उन्हें कई बार सदन में बोलने का मौका नहीं मिलता है। उस स्थिति में क्या उन्हें भी बोलना चाहिए कि दलित का अपमान किया गया है? बता दें, खड़गे खुद को पहली बार दलित नहीं बोल रहे हैं। वहीं असल में कांग्रेस और विपक्षी दलों को लगता है कि बीजेपी की हिंदुत्व वाली पिच पर खेलना मुश्किल है। ऐसे में ओबीसी और दलित कार्ड के जरिए ही घेरने की तैयारी है। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है। अब इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्षी सांसद ही आग्रह कर रहे थे कि उन्हें सदन से निलंबित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम तो सस्पेंड करना ही नहीं चाहते थे। मैं आपको ये बता दूं, कुछ लोगों को हमने शुरुआत के दिनों में सस्पेंड किया, लेकिन बाद में सब लोगों ने ही आकर रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि हमको बाहर जाना है, हमको सस्पेंड करो। ये कांग्रेस पार्टी का लेवल है। प्रहलाद जोशी बोले, हमने बोला कि हम उन्हीं लोगों को सस्पेंड करते हैं जो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, हमें सस्पेंड करो। तो ये तो इनकी नीति है और गिरावट का लेवल है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को कहा कि संसद सुरक्षा चूक मामले में जांच के तहत बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा का बयान दर्ज किया गया है। जोशी ने कहा कि 13 दिसंबर को सुरक्षा में चूक के मामले में जांच जारी है। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद कानून के तहत आगे की कार्रवाई होगी। बता दें, संसद में शून्यकाल के दौरान लोकसभा की दर्शक दीर्घा से सदन में कूदे लोगों को एंट्री पास प्रताप सिम्हा के ऑफिस की ओर से दिया गया था। प्रताप सिम्हा मैसूर से लोकसभा सांसद हैं। जस्टिस नरीमन ने कहा कि अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा हाल ही में पारित विधेयक के अनुसार की जाती है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक कल्पना बनकर रह जाएगी। दिल्ली के आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को फिर से झटका लगा है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने
संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें, दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को कोर्ट ने गुरुवार को 10 जनवरी तक बढ़ा दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। अभी सिसोदिया को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 19 जनवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। अब सुनवाई अगली तारीख तक बढ़ा दी गई है। आईएमएफ की ओर से भारत के लिए बुरी खबर सामने आई। आईएमएफ ने एक खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा किया है और भारत को सचेत किया है। आईएमएफ का ये इशारा है जीडीपी पर कसते कर्ज के शिकंजे की तरफ। आईएमएफ ने हाल ही में एक रिपोर्ट में भारत के कर्ज के बारे में जानकारी दी। आईएमएफ का अंदाजा है कि भारत का सरकारी कर्ज बढ़कर ऐसे स्तर पर पहुंच सकता है जो देश की जीडीपी से ज्यादा हो सकता है। मतलब कुल सरकारी कर्ज देश की जीडीपी के 100% से ज्यादा हो सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म में कर्ज चुकाने में दिक्कत पेश आ सकती है। हालांकि आईएमएफ की इस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने असहमति व्यक्त की है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि आईएमएफ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत की जीडीपी से ज्यादा होने वाला है देश का कुल कर्ज। देश पर कर्ज 2014 में था 54 लाख करोड़ और अब 2023 में है 205 लाख करोड़। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आजादी के बाद 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया। पीएम मोदी ने अकेले ही 150 लाख करोड़ का कर्ज लाद दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने शुक्रवार को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को हिंदुस्तान के सम्मान की पुनः प्रतिष्ठा करार दिया है। उन्होंने कहा 22 जनवरी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 15 अगस्त 1947 था, जितना कारगिल को वापस प्राप्त करना था, जितना 1971 में 1 लाख सैनिकों की नजरबंदी महत्वपूर्ण थी, ये उतना ही महत्वपूर्ण है। बता दें, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पीरियड लीव के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया है। एएनआई से बात करते हुए स्मृति ईरानी ने पूछा कि एक महिला की पीरियड लीव के बारे में उसके नियोक्ता को क्यों पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा तब होगा जब सरकार महिला कर्मचारियों के लिए पीरियड्स के दौरान अनिवार्य पेड लीव की नीति अपनाती है। बता दें, इससे पहले स्मृति ईरानी संसद में कह चुकी हैं कि मासिक धर्म कोई बाधा नहीं है और सरकार अनिवार्य पेड लीव के लिए कोई नीति नहीं ला रही है। अब स्मृति ईरानी ने कहा है कि कल्पना कीजिए अगर एक महिला उन छुट्टियों को नहीं लेने का फैसला करती है जिन्हें देने का तथाकथित प्रस्ताव है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि महिलाओं को किस उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। मंत्री ने कहा कि इस तरह की छुट्टियों को लागू करने का मतलब होगा कि व्यक्ति को अपने मासिक धर्म के बारे में एचआर और अकाउंट्स को रिपोर्ट करना होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गणतंत्र दिवस पर समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने को लेकर भारत से मिले निमंत्रण पर पीएम मोदी को धन्यवाद कहा है। गणतंत्र दिवस समारोह में अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बजाय फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आम चुनाव से ठीक पहले बड़ी राहत मिली है। इमरान खान और उनके सहयोगी पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जमानत दे दी गई है। शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी ने कहा है कि कुरैशी के खिलाफ लगे सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है और सिर्फ साइफर केस की वजह से वो जेल में थे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि शाह महमूद कुरैशी अब जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन इमरान खान के मामले में ऐसी उम्मीदें नहीं जताई जा रही हैं। उन्हें अभी 2 अन्य मामलों में जमानत मिलना शेष है, जिसमें तोशाखाना मामला शामिल है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 26 दिसंबर से टेस्ट सीरीज खेली जानी है। इससे ठीक पहले विराट कोहली भारत लौट आए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कोहली फैमिली इमरजेंसी की वजह से लौटे हैं। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। गायकवाड़ चोट से जूझ रहे हैं और वो अभी तक फिट नहीं हो सके हैं। टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का पहला मैच सेंचुरियन में खेला जाना है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।